कि इस विस्तृत चर्चा में रासायनिक अभिक्रियाओं के विज्ञान को समझना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण उस मनोविज्ञान को समझना भी है जो एक बीमार शिक्षिका और उनके छात्रों के बीच काम कर रहा था। ओके, लेट्स अनपैक दिस। शुरुआत के वो कुछ मिनट ही इतने प्रभावशाली हैं कि किसी का भी ध्यान खिंच जाए। बिल्कुल, जैसे ही वो कैमरे के सामने आती हैं। हाँ, शिक्षिका कैमरे के सामने आती हैं और पहली ही लाइन से पता चल जाता है कि उनकी आवाज बिल्कुल बैठ चुकी है। उनके मुंह में छाले हैं और गले से आवाज निकालने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। मतलब उन्होंने खुद ही क्लास को बताया कि पिछले दिन उन्होंने लगातार 8 घंटे की एक मैराथन क्लास ली थी। जाहिर है, इंसानी शरीर की अपनी एक सीमा होती है और उनके गले ने जवाब दे दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस गंभीर स्थिति में भी क्लास का माहौल भारी या उदास नहीं है। यही तो एक अच्छे शिक्षक की पहचान है। एग्जैक्टली। वे मजाक करते हुए कहती हैं कि उनके गले से बस एक ही आवाज निकल रही है, हे प्रभु, हे हरि राम, कृष्ण जगन्नाथम। ये कमाल का तरीका है। इस तरह का हास्य एक बहुत ही कारगर शिक्षण रणनीति है। तनाव को कम करने के लिए। हाँ, जब कोई शिक्षक अपनी कमजोरी या तकलीफ को छिपाने के बजाय उसे स्वीकार करता है और उस पर मजाक कर सकता है, तो छात्रों के साथ एक बहुत ही पारदर्शी और ईमानदार रिश्ता बन जाता है, जिसे मनोविज्ञान में वल्नरेबिलिटी की ताकत कहा जाता है ना? बिल्कुल। छात्र ये देखकर जुड़ते हैं कि उनके सामने कोई रोबोट नहीं, बल्कि एक इंसान खड़ा है जो उनके लिए मेहनत कर रहा है। और ये जुड़ाव शब्दों में भी झलकता है। शिक्षिका पूरी क्लास के दौरान बार बार अपने छात्रों को बड़े ही स्नेह से रसगुल्लों कहकर संबोधित करती हैं। ये शब्द ही अपने आप में एक मिठास और अपनेपन का एहसास कराता है। हाँ, और बीच बीच में वो खुद को क्यूट भी कहती हैं। उनका ये डायलॉग कि लाख बुराइयां हैं मेरे अंदर लेकिन क्यूट तो हम हैं यार, ये क्लास के तनाव को एकदम से छूमंतर कर देता है। विज्ञान जैसे विषय की क्लास में जहां आमतौर पर बहुत गंभीरता होती है, इस तरह का हल्का फुल्कापन एक ताजी हवा के झोंके जैसा लगता है। देखिए, ये हल्का फुल्कापन दरअसल छात्रों के दिमाग को सीखने के लिए तैयार करने का काम करता है। वो कैसे? जब तनाव कम होता है तो मस्तिष्क नई जानकारियों को बहुत आसानी से ग्रहण करता है। शिक्षिका का ये कहना कि आवाज भले ना रहे लेकिन जब तक हिम्मत है क्लासेस चलती रहेंगी, छात्रों के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा भर देता है। बिल्कुल, ये देखकर के सामने वाला व्यक्ति उनके भविष्य के लिए दर्द सह रहा है। जी, इससे छात्रों का ध्यान और उनकी एकाग्रता स्वाभाविक रूप से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है। ऐसे माहौल में सीखी गई कोई भी बात आसानी से भुलाई नहीं जा सकती। अब इस ऊर्जा से भरे माहौल में जब मुख्य विषय यानी रासायनिक अभिक्रिया की शुरुआत होती है तो चीजें और भी रोचक हो जाती हैं। तो स्रोत से मुख्य परिभाषा क्या निकल कर आती है? क्लास में जो सबसे स्पष्ट और सीधी परिभाषा दी गई है वो ये है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी पुरानी चीजें मिलेंगी और कुछ नया बनेगा। हाँ, कुछ ऐसा नया जो पहले वाले से बिल्कुल अलग होगा। What's fascinating here is, ये जो शब्द है ना, नए गुण या न्यू प्रॉपर्टीज, इसके पीछे का विज्ञान सच में किसी जादू से कम नहीं है। कैसे? जरा इसे एक उदाहरण से समझाइए। इसे समझने के लिए अगर हम रसायन विज्ञान के एक क्लासिक उदाहरण पर नजर डालें तो बात पूरी तरह से साफ हो जाती है। सोडियम को ही ले लीजिए। हाँ, सोडियम। ये एक ऐसी धातु है जो पानी के संपर्क में आते ही धमाके के साथ जल उठती है। ये बेहद खतरनाक है। और दूसरी तरफ क्लोरीन गैस है। बिल्कुल, दूसरी तरफ क्लोरीन एक बहुत ही जहरीली गैस है जिसे अगर सूंघ लिया जाए तो जान जा सकती है। बाप रे, दोनों ही जानलेवा हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जब ये विस्फोटक सोडियम और जहरीली क्लोरीन आपस में एक रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो जो नया पदार्थ बनता है वो है सोडियम क्लोराइड। यानी हमारा साधारण नमक। जी हाँ, वही साधारण नमक जिसके बिना हमारे खाने का स्वाद अधूरा है और जो हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है। ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला तथ्य है। दो जानलेवा चीजें मिलकर जीवन रक्षक बन रही हैं। यही असल में नए गुणों का चमत्कार है। और क्लास में शिक्षिका ने इस बात को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने के लिए कई शानदार उदाहरण दिए हैं। उन्होंने बताया कि हमारे शरीर में भोजन का पचना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। बिल्कुल है। हम जो रोटी या चावल खाते हैं, शरीर के अंदर मौजूद एंजाइम और एसिड उन पर काम करते हैं और उन्हें बिल्कुल नए पदार्थों जैसे ग्लूकोज में बदल देते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। श्वसन यानी हमारी सांस लेने की प्रक्रिया भी इसी श्रेणी में आती है। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि रसायन विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है। एकदम सही। पाचन और श्वसन के उदाहरण ये साबित करते हैं
कि हमारी अपनी देह एक चलती फिरती रासायनिक प्रयोगशाला है। और हमारे आसपास भी तो ये लगातार चल रहा है। मैंने देखा कि क्लास में लोहे पर जंग लगने का उदाहरण भी दिया गया था। जी, बारिश के मौसम में बाहर पड़े लोहे के टुकड़े पर जो लाल भूरे रंग की परत जम जाती है। वो केवल एक रंग नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो हवा की ऑक्सीजन, नमी और लोहे के बीच हुई एक धीमी रासायनिक अभिक्रिया का परिणाम है। वो जंग लोहे से बिल्कुल अलग गुण रखता है। और रसोई घर के उदाहरणों को कैसे भूला जा सकता है? दूध का दही में बदल जाना। ये बहुत ही आम उदाहरण है। एक बार जब दूध में मौजूद लैक्टोज को बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं तो वो खट्टा दही बन जाता है। उसके गुण दूध से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता। एक तरफा बदलाव है ये। सही कहा। क्लास में एक और प्रयोग का जिक्र आता है, मैग्नीशियम फीते का जलना। हाँ, ये प्रयोगशाला का बहुत ही प्रसिद्ध प्रयोग है। जब मैग्नीशियम के तार को जलाया जाता है तो वो एक बहुत ही चमकदार सफेद रोशनी के साथ जलता है और राख में बदल जाता है। ये राख पुरानी धातु जैसी बिल्कुल नहीं होती। इन सभी उदाहरणों को देखने के बाद एक बात जो बहुत प्रमुखता से उभर कर आती है वो ये है कि प्रकृति लगातार अपना रूप बदल रही है। पुराने को तोड़कर नया बनाना। बिल्कुल, पुराने बंधनों को तोड़कर नए बंधन बनाना ही इस ब्रह्मांड का नियम है। लेकिन विज्ञान केवल दार्शनिक बातों पर नहीं चलता, इसे सबूत चाहिए होते हैं। और यहीं से क्लास एक बहुत ही तार्किक सवाल की तरफ बढ़ती है। वो क्या? सवाल ये है कि अगर हमारे आसपास हर सेकंड ये अभिक्रियाएं हो रही हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा? परमाणु को टूटते और जुड़ते देखना तो हमारी आंखों के बस की बात नहीं है। एकदम सही सवाल। और शिक्षिका ने इस जासूसी का बहुत ही सटीक तरीका क्लास में समझाया है। हाँ, उन बाहरी संकेतों के जरिए। बिल्कुल, उन्होंने उन बाहरी संकेतों की एक पूरी सूची दी है जो चीख चीख कर बताती है कि अंदर कुछ तो नया बन रहा है। तो वो सूची क्या है? इस सूची में पहला संकेत है पदार्थ की स्थिति या अवस्था में परिवर्तन होना। दूसरा है रंग का बदलना। तीसरा ऊष्मा या गर्मी का उत्सर्जन या अवशोषण होना। और गैस का निर्माण होना। हाँ, चौथा है गैस का निर्माण होना। और पांचवा प्रकाश का निकलना। ये वो सुराग हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की चुगली कर देते हैं। देखिए, इन सुरागों के पीछे का विज्ञान बहुत ही गहरा है। सूक्ष्म स्तर पर जो उथल-पुथल मच रही है वो इतने बड़े पैमाने पर होती है कि उसका असर बाहर दिखाई देने लगता है। रंग बदलने की बात करें तो ये बहुत ही आम है ना? बिल्कुल। मान लीजिए आपने दो ऐसे तरल पदार्थ मिलाए जो बिल्कुल पानी की तरह पारदर्शी थे, लेकिन उनके मिलते ही अचानक से वो मिश्रण गहरे पीले या लाल रंग का हो गया। ये कोई जादू नहीं है। जी नहीं, ये इस बात का पक्का सबूत है कि पुराने अणुओं ने अपना रूप त्याग कर एक नया यौगिक बना लिया है जो प्रकाश को अलग तरीके से सोखता या परावर्तित करता है। गर्मी या ऊष्मा वाले बिंदु को समझना भी बहुत मजेदार है। हाँ, उसमें भी बड़े स्पष्ट बदलाव दिखते हैं। शिक्षिका ने समझाया कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें से भयंकर गर्मी निकलती है, जैसे दिवाली के समय जब दीवारों पर पुताई के लिए चूने को पानी में डाला जाता है। तो वो बर्तन अपने आप खौलता हुआ और गर्म महसूस होने लगता है। बिल्कुल। इसके विपरीत कुछ अभिक्रियाएं आसपास की सारी गर्मी सोख लेती हैं और जिस बर्तन में वे हो रही होती हैं वो बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। और गैस के निकलने का संकेत तो और भी आसान है। हाँ, अगर किसी चीज को मिलाने पर अचानक से बुलबुले उठने लगें या धुआं निकलने लगे तो समझ लीजिए कि एक नया गैसीय पदार्थ जन्म ले चुका है। गैस के बुलबुले हों या तापमान का गिरना, ये सभी इस बात के स्पष्ट भौतिक प्रमाण हैं कि एक अदृश्य दुनिया में बदलाव हो चुका है। अब इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए इसके किरदारों को समझना जरूरी है। किरदारों से आपका क्या मतलब है? हर कहानी में कुछ नायक होते हैं जो संघर्ष करते हैं और अंत में एक नया परिणाम सामने आता है। क्लास में शिक्षिका ने इस संघर्ष में हिस्सा लेने वाले पदार्थों को बहुत ही स्पष्ट नाम दिए हैं। अच्छा, अभिकारक और उत्पाद। बिल्कुल। जो पदार्थ शुरुआत में होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे अभिकारक या रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। उसे उत्पाद या प्रोडक्ट्स कहा जाता है। इसे समझना बहुत जरूरी है। Here's where it gets really interesting. इसे समझने के लिए एक बड़ी ही शानदार एनालॉजी का उपयोग किया जा सकता है। वो कौन सी? कल्पना कीजिए कि एक फैक्ट्री है जहां कारें बनती हैं। उस फैक्ट्री के बाहर लोहे की चादरें, रबर के टायर, कांच के टुकड़े और प्लास्टिक का ढेर पड़ा है। मतलब कच्चा माल? जी, ये सब कच्चा माल है। विज्ञान की भाषा में ये कच्चा माल ही अभिकारक है।
अब ये कच्चा माल फैक्ट्री के अंदर जाता है। जहां उस पे काम होता है। बिल्कुल, वहां मशीनों के बीच कटाई होती है, वेल्डिंग होती है, चीजें पिघलती हैं और जुड़ती हैं, और अंत में फैक्ट्री के दूसरे दरवाजे से एक चमचमाती हुई नई कार बाहर निकलती है। जो उस कच्चे माल से बिल्कुल अलग है। एग्जैक्टली, ये नई कार ही हमारा उत्पाद है। ये कार फैक्ट्री वाली एनालॉजी अभिकारकों और उत्पादों के बीच के अंतर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्पष्ट करती है ना? बहुत आसानी से समझ आ जाता है। अच्छे माल ने अपना पुराना अस्तित्व मिटा दिया ताकि एक उपयोगी और बिल्कुल नई चीज बन सके। रसायन विज्ञान में भी ठीक ऐसा ही होता है। मतलब अभिकारक टूट जाते हैं। हाँ, अभिकारक अपने पुराने परमाणुओं के बीच के सारे बंधनों को तोड़ देते हैं। वो अपनी उस पहचान को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं जो उनके पास अभिक्रिया से पहले थी, और फिर एक नया रूप ले लेते हैं। बिल्कुल, वे एक नई व्यवस्था में नए बंधनों के साथ जुड़कर उत्पाद का रूप लेते हैं। ये टूटना और फिर से जुड़ना ही सृष्टि के चलने का आधार है। लेकिन विज्ञान की दुनिया केवल बातों से काम नहीं चलाती। सही कहा, उसे कागज पर उतारना होता है। हाँ, अगर दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठे वैज्ञानिक को ये बताना हो कि कौन से अभिकारक मिलकर कौन सा उत्पाद बना रहे हैं, तो उसे कैसे बताया जाएगा? इसके लिए एक बहुत ही खास भाषा की जरूरत होती है। और क्लास का अगला हिस्सा इसी भाषा को लिखने की कला के बारे में है, जिसे रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। ये एक बहुत ही संक्षिप्त और सटीक तरीका है। बिल्कुल, शिक्षिका ने बहुत ही जोर देकर समझाया है कि किसी भी अभिक्रिया को उसके लंबे चौड़े नामों के जगह प्रतीकों और सूत्रों का उपयोग करके संक्षिप्त रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण है। और इस भाषा के अपने कुछ बहुत ही कड़े व्याकरण और नियम होते हैं जिनका पालन करना हर वैज्ञानिक के लिए अनिवार्य है। वे नियम क्या है? इन नियमों के तहत जो कच्चे माल हैं, यानी जो अभिकारक हैं, उन्हें हमेशा बाईं ओर या लेफ्ट हैंड साइड, जिसे LHS कहते हैं, उस पे लिखा जाता है। LHS पर अभिकारक। और जो नया माल तैयार हुआ है, यानी जो उत्पाद हैं, उन्हें हमेशा दाईं ओर या राइट हैंड साइड, यानी RHS पर रखा जाता है। और इन दोनों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निशान होता है। बिल्कुल, एक तीर या एरो का निशान। If we connect this to the bigger picture, ये तीर का निशान किसी साधारण बराबर के निशान से बहुत अलग है। हाँ, गणित में हम अक्सर बराबर या इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रसायन विज्ञान में तीर का इस्तेमाल एक खास मकसद से किया जाता है। यह तीर हमेशा उत्पाद की तरफ इशारा करता है। यह केवल यह नहीं बताता कि क्या बन रहा है, बल्कि यह समय की दिशा को भी दर्शाता है। एग्जैक्टली, ये बताता है कि बदलाव किस तरफ बह रहा है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता, यह तीर उसी एक तरफा सफर की कहानी कहता है। तीर की निशान का यह विश्लेषण बहुत ही सटीक है। यह परिवर्तन की दिशा का सूचक है। लेकिन एक रासायनिक समीकरण केवल प्रतीकों और एक तीर तक सीमित नहीं होता। उसमें और भी जानकारियां होती। जी, क्लास में शिक्षिका ने एक बहुत ही अहम बिंदु उठाया है कि किसी भी समीकरण को ज्यादा से ज्यादा सूचनात्मक या इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए। अच्छा, इसके लिए पदार्थों की भौतिक अवस्था को लिखना जरूरी होता है। अगर कोई अभिकारक ठोस है तो उसके आगे छोटे कोष्टक में S यानी सॉलिड लिखा जाएगा, और अगर तरल है तो L यानी लिक्विड। बिल्कुल, और अगर वो गैस है तो G लिखा जाएगा। ये छोटी छोटी जानकारियां समीकरण को एक पूरी तस्वीर में बदल देती हैं। और बात सिर्फ अवस्थाओं तक ही नहीं रुकती। मैंने देखा कि उस बीच वाले तीर के ऊपर और नीचे भी बहुत कुछ लिखा जाता है। हाँ, वो अभिक्रिया की शर्तें होती हैं। किसी भी अभिक्रिया को होने के लिए अक्सर कुछ खास परिस्थितियों की जरूरत होती है। कितना तापमान या टेम्परेचर चाहिए? क्या इस अभिक्रिया के लिए 100 डिग्री की गर्मी चाहिए या बर्फ जैसी ठंडक? कितना दबाव या प्रेशर होना चाहिए? बिल्कुल, और सबसे खास बात, क्या इसमें किसी उत्प्रेरक या कैटलिस्ट की जरूरत है? ये सारी आवश्यक शर्तें उस तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखी जाती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप केक बनाने की कोई रेसिपी पढ़ रहे हो। हाँ, जहाँ न सिर्फ सामग्री बताई गई है बल्कि ये भी बताया गया है कि ओवन को कितने तापमान पर और कितनी देर के लिए गर्म करना है। और उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का जिक्र तो विज्ञान के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक है। वो कैसे? उत्प्रेरक वो चालाक किरदार है जो खुद तो अभिक्रिया में हिस्सा नहीं लेता, ना ही वो टूटता या बदलता है, लेकिन अपना काम कर जाता है। एग्जैक्टली। उसकी केवल उपस्थिति मात्र से अभिक्रिया की गति या तो बहुत तेज हो जाती है या फिर धीमी हो जाती है। बिना उत्प्रेरक के जो काम होने में शायद सालों लग जाएं, वो कुछ ही सेकंड में पूरा हो सकता है।
तो तीर के ऊपर किसी उत्प्रेरक का नाम लिखा होना ये दर्शाता है कि ये पूरी प्रक्रिया उसके बिना कितनी अधूरी है। बिल्कुल सही। अब देखिए, विज्ञान के इन गहरे और रोमांचक नियमों को समझने के बीच ही इस लाइव क्लास में एक बड़ा ही मजेदार और अप्रत्याशित मोड़ आता है। जी, वो एक दिलचस्प पल था। शिक्षिका की आवाज लगातार संघर्ष कर रही है और तभी अचानक क्लास में एक और शिक्षक की एंट्री होती है, दीपक सर। उनका आना सिर्फ एक सरप्राइज नहीं था। नहीं, वो उस पूरे संस्थान के आपसी सौहार्द को भी दिखाता है। दीपक सर आते ही कैमरे के सामने शिक्षिका के इस अटूट समर्पण की खूब प्रशंसा करते हैं। और फिर एक ऐसी घोषणा होती है जिसने शायद सारे छात्रों की नींद उड़ा दी होगी। हाँ, बताया जाता है कि शाम 7:30 बजे एक बहुत ही खास और धमाकेदार सेशन होने वाला था। वो घोषणा वाकई ऑनलाइन शिक्षा के माहौल को एक नया रंग देने वाली थी। इस सेशन में 2 शिक्षकों, आलोक सर और खुद दीपक सर, के बीच एक क्लैश या महामुकाबला होगा। ये एक तरह का दोस्ताना युद्ध है जो छात्रों के मनोरंजन और उनकी पढ़ाई दोनों के लिए डिजाइन किया गया था। और इस घोषणा ने क्लास के माहौल में गजब की ऊर्जा भर दी। और सबसे मजेदार बात क्या थी पता है? क्या? इस महामुकाबले में सबसे अहम भूमिका हमारी शिक्षिका की होने वाली थी। भले ही उनके गले से आवाज नहीं निकल रही हो, लेकिन उन्होंने बड़े ही मजाकिया अंदाज में ऐलान किया कि शाम को वो अंपायर की कुर्सी पर बैठेंगी। हाँ, उन्होंने कहा कि वे बस पॉपकॉर्न लेकर आएंगी और दोनों भाइयों यानी आलोक सर और दीपक सर को आपस में लड़ते और भिड़ते हुए देखेंगे। एक ऐसी क्लास जहां कुछ मिनट पहले तक रासायनिक समीकरणों के गंभीर नियम समझे जा रहे थे, वहां इस तरह के हंसी मजाक ने एक अद्भुत संतुलन बना दिया। ये सच में कमाल था। देखिए, ये हिस्सा इस बात का प्रमाण है कि आधुनिक शिक्षा केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं है, ये एक कम्युनिटी या समुदाय बनाने की प्रक्रिया है। बिल्कुल। अब जरा आंकड़ों पर गौर करें। एक शिक्षिका जो बीमारी से जूझ रही है, जो ठीक से एक वाक्य पूरा नहीं बोल पा रही है, उनकी क्लास में छात्रों की संख्या घटने के बजाय बढ़ रही थी। हाँ, मैंने भी ध्यान दिया। ये संख्या 372 से शुरू होकर देखते ही देखते 400 के पार पहुंच जाती है। ये कोई साधारण बात नहीं है। यह दर्शाता है कि जब शिक्षक छात्रों के साथ एक भावनात्मक स्तर पर जुड़ जाता है, तो छात्र केवल पाठ्यक्रम के लिए नहीं, बल्कि उस जुड़ाव और उस माहौल का हिस्सा बनने के लिए वहां मौजूद रहते हैं। वे वहां इसलिए थे क्योंकि उन्हें परवाह थी। 100%। और ये परवाह दोनों तरफ से थी। शिक्षिका की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। मुंह के छालों और दर्द के कारण उनके लिए एक एक शब्द बोलना मुश्किल हो गया था। वो बहुत तकलीफ में थी। अंततः एक भारी मन के साथ उन्हें वो क्लास समय से पहले ही खत्म करने का फैसला लेना पड़ा। लेकिन जाते जाते भी उन्होंने अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। बिल्कुल नहीं। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उन्होंने जो कुछ भी पढ़ाया है उसका एक त्वरित रिकैप हो जाए। और उन्होंने वादा किया कि वे जल्दी ठीक होकर लौटेंगी। हाँ, और अगले दिन की क्लास अपने तय समय पर ही होगी। वो छोटी सी क्लास भले ही जल्दी खत्म हो गई हो, लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसी छाप छोड़ गई जो किसी भी किताब में नहीं मिलती। क्लास का ये जल्दी खत्म होना हमें मानवीय सीमाओं का एहसास कराता है, लेकिन साथ ही ये इच्छा शक्ति की असीमित ताकत को भी सामने रखता है। सही कहा। उस सीमित समय में भी उन्होंने ये पक्का किया कि विज्ञान के जो मूल सिद्धांत हैं, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, उसकी पहचान के संकेत, अभिकारक, उत्पाद और रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, वे सभी छात्रों के दिमाग में पूरी स्पष्टता के साथ बैठ जाएं। यह एक शिक्षक की अपने काम के प्रति सर्वोच्च निष्ठा का उदाहरण है। बिल्कुल। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हमने बहुत सी परतों को खोला है। हमने विज्ञान के उन नियमों को समझा जो बताते हैं कि कैसे प्रकृति में कुछ भी नष्ट नहीं होता, बल्कि वो अपना रूप बदलकर कुछ नया और अक्सर कुछ बेहतर बन जाता है। एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। हाँ, हमने उन बाहरी सुरागों को पहचाना जो हमें इन अदृश्य बदलावों के बारे में बताते हैं। हमने अभिकारकों के संघर्ष और उत्पादों के जन्म की कहानी सुनी और उस तीर के निशान को समझा जो परिवर्तन की दिशा तय करता है। बिल्कुल। और इन सबके समानांतर हमने एक ऐसे क्लासरूम का अनुभव किया जहां ज्ञान को एक बीमार लेकिन दृढ़ निश्चयी शिक्षक की आवाज के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाया जा रहा था। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मेरा मतलब है, विज्ञान के इन कड़े नियमों और मानवीय जज्बे की इस कोमल कहानी के बीच हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इस पूरी चर्चा से जो सबसे गहरा और विचार उत्तेजक तथ्य सामने आता है वो ये है कि विज्ञान के नियम केवल निर्जीव पदार्थों तक ही सीमित नहीं हैं। आप इसे कैसे जोड़ते हैं? देखिए,
हमने अभी गहराई से चर्चा की कि एक रासायनिक समीकरण में किसी भी नए उत्पाद के निर्माण के लिए केवल अभिकारकों का होना ही पर्याप्त नहीं है। हाँ, उस तीर के ऊपर कुछ शर्तें लिखी होती हैं। एग्जैक्टली एक सटीक तापमान, एक भारी दबाव और एक उत्प्रेरक की मौजूदगी उस बदलाव के लिए अनिवार्य होती हैं। ये सोचने वाली बात है कि क्या यही सटीक नियम हम इंसानों के जीवन पर भी लागू नहीं होते? ये तो बहुत गहरी बात है। हमारे जीवन में भी कौन से बाहरी दबाव या कठिन परिस्थितियां हैं जो उत्प्रेरक का काम करती हैं? जब जीवन हम पर ताप और दबाव डालता है, जब चुनौतियां हमें घेर लेती हैं, तो अक्सर वही वो समय होता है जब हम बदलते हैं। जी हाँ, वही वो समय होता है जब हमारे पुराने विचार, हमारा पुराना स्वरूप टूटता है और हम खुद को बदलकर अपने अंदर बिल्कुल नए गुणों का निर्माण करते हैं। क्या बात है। उस दिन क्लास में शिक्षिका का खराब स्वास्थ्य एक दबाव था, लेकिन उनका अटूट समर्पण वो उत्प्रेरक बन गया जिसने उस साधारण सी क्लास को एक प्रेरणादायक और ना भूलने वाले अनुभव में बदल दिया। ये विचार सच में किसी को भी गहरे चिंतन में डाल सकता है। बिल्कुल। विज्ञान की प्रक्रियाएं हमारे अपने जीवन के संघर्षों और बदलावों का कितना सटीक आईना है, ये देखकर अचरज होता है। पुरानी पहचान का टूटना और कुछ नया बनना ही ब्रह्मांड का और जीवन का शाश्वत सत्य है। विज्ञान और जीवन के इस अद्भुत संगम के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। विचार करते रहिए, अपने आसपास घटने वाली हर छोटी बड़ी रासायनिक और मानवीय अभिक्रिया पर नजर रखिए और सीखते रहिए।